जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल और कार्यकारी शक्ति की अनुच्छेद 153 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 81वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्यपाल और राज्य की कार्यकारी शक्ति 82वीं वीडियो बनाकर इसके 154वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद बताता है कि किसी भी राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्यपाल और राज्य की कार्यकारी शक्ति पर बात करेंगे। बता दें कि यह अनुच्छेद बताता है कि किसी भी राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल इस शक्ति का उपयोग या तो सीधे कर सकता है या संविधान के अनुसार अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। हालांकि यह प्रावधान यह भी स्पष्ट करता है कि यह अनुच्छेद राज्यपाल को ऐसे कोई कार्य स्थानांतरित करने वाला नहीं माना जाएगा जो किसी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपे गए हैं। साथ ही यह प्रावधान संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण को कानून द्वारा कार्य सौंपने से नहीं रोकता है। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 1 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। 2 इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी अन्य प्राधिकारी को किसी विद्यमान विधि द्वारा प्रदत्त कोई भी कार्य राज्यपाल को हस्तांतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। या संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कार्य सौंपने से नहीं रोकेगी। एक गवर्नर के पास असल में कितनी पावर होती है, ये सवाल ना संविधान की बस एक लाइन पर आकर टिक जाता है, एक बहुत ही पावरफुल लाइन। आज हम इसी एक लाइन की गहराई से पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि इसका असली मतलब है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस लाइन को देखिए, राज्य की कार्यकारिणी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? पहली बार में तो ऐसा ही लगता है कि भाई स्टेट की सारी पावर बस एक ही ऑफिस में, गवर्नर के ऑफिस में डाल दी गई है। और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या ये पावर सच में एब्सोल्यूट है? मतलब जितनी दिख रही है उतनी ही है, या फिर इस सीधी सी दिखने वाली लाइन में कोई छिपा हुआ पेंच भी है? चलिए पता लगाते हैं, और इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना सबसे पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है कार्यकारी शक्ति। आखिर ये एग्जीक्यूटिव पावर होती क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये सरकार का इंजन है। इसका काम कानून बनाना नहीं है, वो काम तो लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल का है। एग्जीक्यूटिव पावर का काम है उन बने हुए कानून को लागू करना, ये पक्का करना कि सरकार का रोजमर्रा का काम ठीक से चलता रहे। मतलब कागज पर बने कानून को जमीन पर उतारने की जो ताकत है, वही है कार्यकारी शक्ति। अब एक मजेदार बात यह है कि संविधान इस पावर को इस्तेमाल करने के 2 तरीके बताता है। पहला, गवर्नर खुद सीधे एक्शन ले सकते हैं, जैसे किसी बिल पर साइन करना, और दूसरा, वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मतलब अपनी पूरी सरकारी मशीनरी के जरिए काम करवा सकते हैं। एक डायरेक्ट रोल है और एक मैनेजरियल रोल। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसे हम कह सकते हैं फाइन प्रिंट, या वो शर्तें जो छुपी हुई होती हैं। ये है गवर्नर की पावर पर पहली और बहुत बड़ी लगाम। हाँ, मानता हूँ ये कानूनी भाषा थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, पर इसका मैसेज बहुत बहुत सीधा और ज़रूरी है। ये कहता है कि ये आर्टिकल गवर्नर को ये हक नहीं देता कि वो किसी और अथॉरिटी से उसकी वो पावर छीन ले जो उसे पहले से किसी कानून के तहत मिली हुई है।
और आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कानून ने पहले से ही किसी कमीशन या बोर्ड को कोई खास पावर दी हुई है, तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर उस पावर को खत्म नहीं कर सकती। ये एक तरह से दूसरे इंस्टीट्यूशंस की आज़ादी को बचाने का एक तरीका है। पर रुकिए, गवर्नर की पावर पर सिर्फ यही एक रोक नहीं है। इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, और वो है राज्य का विधानमंडल या संसद। इनका रोल भी बहुत जरूरी है, और ये हमें संविधान के दूसरे सब क्लॉज से पता चलता है। ये साफ साफ कहता है कि कानून बनाने वालों के पास ये पावर है कि वो कानून के जरिए किसी को भी कोई भी काम सौंप सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सिर्फ गवर्नर ही ये तय नहीं करेंगे कि कौन क्या काम करेगा। लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल कानून बनाकर गवर्नर के नीचे काम करने वाले अधिकारियों के काम और उनकी जिम्मेदारियों को तय कर सकता है। ये एक तरह से सरकार की पूरी मशीनरी को शेप देने की पावर है। तो जब हम इन दोनों शर्तों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। ये अनलिमिटेड पावर का केस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया सिस्टम है, एक बैलेंस बनाने के लिए। तो पूरी तस्वीर क्या बनी? गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो है, वो इसे खुद या अपने अफसरों के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पावर पहले से मौजूद कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकती। और विधानमंडल उनके मातहत काम करने वालों को काम सौंप सकता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो अधिकार भी देता है और साथ साथ जवाबदेही भी तय करता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है, उन सिचुएशंस में क्या होता है जहां कानून बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं कहता? तब एक गवर्नर की पावर असल में कहाँ खत्म होती है? कार्यकारी अधिकार की असली सीमाएं क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र में पावर के बैलेंस को तय करता है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। जी, अनुच्छेद 154। ये राज्यों के कामकाज की, आप कह सकते हैं, नींव रखता है। बिल्कुल, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर, और उसमें भी खास तौर पर राज्यपाल की भूमिका, ये सब इसी अनुच्छेद से जुड़ा है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो सीधे इसी अनुच्छेद पर फोकस करते हैं। तो आज का मिशन क्या है? मिशन यही है कि इसे परत दर परत खोला जाए। हाँ, समझें कि संविधान बनाने वालों ने राज्य के शासन की रूपरेखा आखिर तय कैसे की, शक्ति का संतुलन कहाँ रखा। जी, क्योंकि अक्सर ये सवाल मन में आता है ना? बिल्कुल, कि राज्य में असली कार्यकारी शक्ति, वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो है किसके पास? क्या वो गवर्नर के पास है या कोई और है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 154 के पहले खंड से। 154(1) जी, ये कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ये। हाँ, भाषा सीधी है लेकिन इसके मायने गहरे हैं। इसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। जैसे कि पहला शब्द है निहित होगी, वेस्टेड इन द गवर्नर। इसका मतलब है कि संवैधानिक तौर पर राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति का स्रोत, उसका केंद्र बिंदु राज्यपाल को माना गया है। जैसे किसी संस्था का हेड होता है? बिल्कुल वैसा ही। राज्य की जो पूरी एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, उसके प्रमुख राज्यपाल हैं। अच्छा, और ये कार्यकारी शक्ति में आता क्या क्या है? मतलब रोजमर्रा के काम? हाँ, देखिए, संविधान कोई लंबी चौड़ी लिस्ट तो देता नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसमें कानूनों को लागू करवाना, राज्य का प्रशासन चलाना, नीतियां बनाना, उन्हें अमल में लाना, अपॉइंटमेंट्स करना और राज्य के जो भी डे टू डे काम है वो सब इसमें शामिल है। काफी व्यापक है ये शक्ति। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त भी है, संविधान के अनुसार। इसका क्या मतलब है व्यवहार में? ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये शायद इस खंड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि राज्यपाल को जो ये कार्यकारी शक्ति मिली है वो अनलिमिटेड नहीं है, मनमानी नहीं है। अच्छा, उन्हें संविधान के दायरे में ही काम करना होगा। जो भी नियम, प्रक्रियाएं, सीमाएं संविधान ने बताई हैं, उनका पालन करना होगा। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे मौलिक अधिकार हैं या राज्य विधानमंडल की अपनी शक्तियां हैं,
ये सब राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति को कहीं ना कहीं सीमित करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख तो हैं, पर वो संविधान के अधीन है, उससे ऊपर नहीं। और यही तो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब मूल सिद्धांत है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक और बात थी, शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या राज्यपाल सारे काम खुद ही करते हैं? नहीं, व्यवहारिक रूप से ये तो संभव ही नहीं है। आप सोचिए, राज्य का प्रशासन कितना बड़ा और जटिल होता है। हाँ, सही बात है। इसीलिए संविधान ये विकल्प देता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। और ये अधीनस्थ अधिकारी कौन हुए फिर? इसमें देखिए, राज्य सरकार की पूरी मशीनरी आ जाती है। मुख्यमंत्री, उनकी पूरी मंत्री परिषद और सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी। ओह, तो मंत्री परिषद भी तकनीकी रूप से अधीनस्थ हुई? हाँ, असल में हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें राज्यपाल ज्यादातर काम तो अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं, और वो तकनीकी रूप से उनके अधीनस्थ अधिकारी ही माने जाते हैं। अच्छा। तो ये प्रावधान जो है वो शासन की व्यवहारिकता को दिखाता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट की तरह, लेकिन वास्तविक काम जो होता है जमीन पर वो अक्सर उनके नाम पर मंत्री परिषद और नौकरशाही ही करती है। तो इससे शक्ति एक जगह जमा नहीं होती और काम भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, शक्ति का केंद्रीकरण रुकता है और काम का सही बंटवारा सुनिश्चित होता है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे संविधान की भाषा जो है वो प्रैक्टिकल जरूरतों को भी अपने अंदर समेट लेती है। जी। तो अनुच्छेद 154 का 1 ने एक तरह से नींव रख दी, शक्ति राज्यपाल में है लेकिन संविधान के दायरे में और अधीनस्थों के जरिए इस्तेमाल होगी। हाँ, बिल्कुल सही। पर कहानियां खत्म नहीं होती है ना। हाँ। अनुच्छेद 154 का दूसरा खंड भी है, 154(2). वो कुछ और परतें जोड़ता है, कुछ स्पष्टीकरण देता है। जी बिल्कुल। 154(2) में दो हिस्से हैं, ए और बी। हाँ, पहले खंड की बात करते हैं। ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। भाषा थोड़ी कानूनी है, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? हाँ, भाषा थोड़ी जटिल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। जी। उससे पहले भी तो देश में कानून थे, व्यवस्थाएं थीं, अलग अलग अथॉरिटीज काम कर रही थीं। हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश जमाने के भी कई कानून थे। हाँ, और उन कानूनों के तहत कुछ अथॉरिटीज को कुछ खास शक्तियां या काम सौंपे गए थे। जैसे हो सकता है किसी पुराने कानून ने किसी शहर के नगर निगम को कुछ विशेष अधिकार दिए हों, या मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी दी हो, या कोई खास बोर्ड बनाया हो किसी काम के लिए। ठीक है। अब 154(1) तो कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही संविधान लागू हुआ, वो पुराने कानूनों के तहत मिली सारी शक्तियां, नगर निगम की, यूनिवर्सिटी की, बोर्ड की, वो सब अपने आप खत्म हो गई और सीधी राज्यपाल के पास चली गई? अच्छा, ये सवाल उठता है। हाँ, तो खंड 154 का 2A कहता है, नहीं, ऐसा नहीं समझा जाएगा। सिर्फ इसलिए कि अनुच्छेद 154(1) लागू हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से चले आ रहे कानूनी इंतजामों के तहत जो शक्तियां या काम मतलब फंक्शंस किसी और अथॉरिटी को दिए गए थे, वो ऑटोमेटिकली राज्यपाल को ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये तो एक तरह से पुरानी व्यवस्थाओं को बचाने का तरीका हुआ, ताकि अचानक कोई गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये प्रावधान संवैधानिक निरंतरता, कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी और स्थिरता सुनिश्चित करता है। संविधान बनाने वाले ये समझते थे कि भाई एक झटके में अगर पुरानी सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी तो शासन में भारी अराजकता मतलब केओस पैदा हो सकता है। हाँ, सब कुछ ठप पड़ सकता है। जी। इसलिए उन्होंने ये रास्ता निकाला कि जब तक मौजूदा कानूनों को बाकायदा बदला न जाए या उन्हें निरस्त मतलब रिपील न किया जाए, तब तक उनके तहत जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं वो करती रहेंगी। ये दिखाता है कि संविधान ने मौजूदा कानूनी जमीन पर ही मतलब नई इमारत खड़ी की, एकदम जीरो से शुरू नहीं किया। बिल्कुल, ये एक तरह से अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का काम करता है, जिससे शासन व्यवस्था में एक सहज स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। ये तो वाकई में एक दूरदर्शी सोच लगती है, मौजूदा व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए नई संवैधानिक व्यवस्था लागू करना। जी हाँ। तो ये था खंड 1 के राज्यपाल को शक्ति मिलने का मतलब ये नहीं कि दूसरों की मौजूदा शक्तियां अपने आप छिन गई।
लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में भी राज्यपाल के अलावा किसी और को शक्तियां नहीं दी जा सकती? यहीं पर शायद खंड बी आता है। हाँ, अब आते हैं अनुच्छेद 154(2) के दूसरे हिस्से पर, यानी खंड बी पर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? निवारित नहीं करेगी मतलब रोकेगी नहीं? बिल्कुल, ये खंड भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि ठीक है, 154(1) के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, मान लिया, लेकिन ये बात संसद को या राज्य विधानमंडल को कानून बनाने से नहीं रोकती। कैसा कानून बनाने से? ऐसा कानून जिसके द्वारा वे, मतलब संसद या राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के अधीन काम करने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकरण को कोई विशेष काम या जिम्मेदारी, फंक्शन सौंप सके, विधि द्वारा, मतलब कानून बनाकर। जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, यानी चुने हुए प्रतिनिधि, वो कानून बनाकर ये तय कर सकते हैं कि गवर्नर के नीचे कौन सी अथॉरिटी क्या काम करेगी। बिल्कुल, ये खंड शासन में आप कह सकती हैं विधायी सर्वोच्चता, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी के सिद्धांत को दर्शाता है, खासकर जब फंक्शंस को सौंपने यानी डेलीगेट करने की बात आती है। अच्छा, देखिए, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं, शक्ति उनमें निहित है, लेकिन रोजमर्रा के हजारों काम होते हैं। विधायिका जो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, हाँ, जनता द्वारा चुनी हुई, जी, वो ये तय कर सकती है कि इन कामों को करने के लिए विशेष संस्थाएं बनाई जाएं और उन्हें कानूनी तौर पर शक्तियां दी जाएं। ये संस्थाएं या अधिकारी राज्यपाल के अधीनस्थ ही माने जाएंगे, क्योंकि वे राज्य की कार्यकारी शाखा का ही हिस्सा हैं जिसके प्रमुख राज्यपाल हैं। जैसे कोई उदाहरण? सोचिए, जैसे राज्य सरकार एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाती है, हाँ, या महिला आयोग बनाती है, या कोई स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है। इन संस्थाओं को उनके खास काम सौंपने के लिए राज्य विधानमंडल कानून पारित करता है। अच्छा, तो वो कानून ही उन्हें पावर देता है? हाँ, वही कानून उन्हें उनकी शक्तियां और जिम्मेदारियां देता है। खंड 154(2)(b) इसी पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक मान्यता देता है। इससे सिस्टम में एक लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सुनिश्चित करता है कि विशेष ज्ञान या फोकस की जरूरत वाले कामों के लिए स्पेशल एजेंसियां बनाई जा सकें और उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने के लिए कानूनी अधिकार दिए जा सके। और ये सब होता राज्यपाल की समग्र निगरानी और संवैधानिक प्रमुखता के तहत ही है। लेकिन क्या इससे कभी मतलब टकराव की स्थिति नहीं बन सकती? मान लीजिए विधायिका ने कानून बनाकर किसी अधीनस्थ प्राधिकरण को कोई ऐसा काम सौंप दिया जो राज्यपाल की नजर में ठीक नहीं है या उनके किसी निर्देश के बिल्कुल उलट जाता हो। देखिए, ये एक जटिल सवाल है और इसका जवाब हमारी संसदीय प्रणाली और केंद्र राज्य संबंधों के पूरे ताने बाने में छिपा है। सैद्धांतिक रूप से जो अधीनस्थ प्राधिकरण है उसे शक्तियां कानून से मिलती हैं और उसे उसी कानून के दायरे में काम करना होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के तौर पर यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चले। और ज्यादातर मामलों में तो वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं। हाँ, और मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, तो एक तरह का संतुलन बना रहता है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जहां राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करे या केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी भूमिका सामने आए। हाँ, वो अलग मुद्दे हैं। जी, लेकिन अनुच्छेद 154(2)(b) का जो मूल उद्देश्य है वो शक्तियों के प्रभावी वितरण और विशेषज्ञता को बढ़ावा देना है, टकराव पैदा करना नहीं। ये राज्य की कार्यकारी शाखा को ज्यादा कुशल और जवाबदेह बनाने का एक तरीका है, एक तरह से। अच्छा, तो अगर हम अब तक की पूरी चर्चा को मतलब समेटें, अनुच्छेद 154 हमें राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में क्या बताता है? हमने देखा कि खंड 1 कहता है शक्ति राज्यपाल में निहित है। जी। लेकिन प्रयोग संविधान के अनुसार और अधीनस्थों के जरिए होगा। हाँ। फिर खंड 2A ने कहा कि ये मौजूदा कानूनों द्वारा दूसरों को दी गई शक्तियों को अपने आप खत्म नहीं करता। सही। और खंड 2B ने साफ किया कि विधायिका कानून बनाकर राज्यपाल के अधीनस्थों को काम सौंप सकती है। बिल्कुल। तो इसका निचोड़ क्या निकला? क्या तस्वीर बनती है इससे? निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 154 एक बहुत ही संतुलित और संरचित, मतलब स्ट्रक्चर्ड कार्यकारी व्यवस्था स्थापित करता है। ये किसी एक व्यक्ति यानी राज्यपाल को असीमित या आप कहें कि एब्सोल्यूट शक्ति नहीं देता। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, उन्हें संवैधानिक रूप से कार्यकारी प्रमुख का दर्जा जरूर देता है, शक्ति उनमें निहित करता है, लेकिन साथ ही ये शक्ति संविधान द्वारा सीमित है।
ये मौजूदा कानूनी निरंतरता का सम्मान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई विधायिका को अधिकार देता है कि वो शासन चलाने के लिए जरूरी कामों को कानून के माध्यम से उचित अधिकारियों या निकायों को सौंप सके। तो एक तरह की क्या कहें, त्रिस्तरीय संरचना जैसी लग रही है। सबसे ऊपर संविधान, फिर राज्यपाल और फिर विधायिका द्वारा सशक्त किए गए अधीनस्थ प्राधिकारी। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। सबसे ऊपर संविधान का शासन, उसके तहत राज्यपाल जिनमें औपचारिक शक्ति निहित है, और फिर विधायिका द्वारा कानूनी रूप से सशक्त किए गए अधीनस्थ प्राधिकारी जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मंत्रिपरिषद सहित। ये संरचना सैद्धांतिक तौर पर तो काफी स्पष्ट लगती है। शक्ति का स्रोत कौन है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उसे बांटा कैसे जाएगा, सब कुछ परिभाषित है। हाँ, सैद्धांतिक तौर पर यह ढांचा बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति की, आप कह सकते हैं, नींव रखता है। ये तय करता है कि औपचारिक रूप से सत्ता कहाँ केंद्रित है, राज्यपाल में, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि ये सत्ता संविधान और कानूनों के दायरे में रहे और इसे व्यावहारिक रूप से चलाने के लिए वितरित किया जा सके, डेलीगेट किया जा सके। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता एक मजबूत कार्यकारी प्रमुख तो चाहते थे, लेकिन साथ ही वो शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाए रखने के प्रति भी उतने ही सचेत थे। ये जो संतुलन है, बैलेंस, वही इस अनुच्छेद का सार है। बिल्कुल। और अब जब हमने अनुच्छेद 154 की इन परतों को खोल लिया है, तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जी, जो इसी स्रोत सामग्री पर आधारित है, लेकिन जिस पर हमने अभी विस्तार से बात नहीं की। हाँ, विचार ये है, देखिए, अनुच्छेद 154 हमें राज्य की कार्यकारी शक्ति की औपचारिक संवैधानिक संरचना दिखाता है। शक्ति राज्यपाल में निहित है, वो अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करते हैं, जिसमें व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद प्रमुख है, विधायिका कानून बनाकर काम सौंप सकती है। ये सब ठीक है जी, लेकिन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में असलियत क्या है? राज्यपाल अक्सर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। हाँ, ये एक अहम पहलू है। जबकि राज्य सरकार यानी मंत्रिपरिषद वो राज्य की जनता द्वारा चुनी जाती है। तो इस संवैधानिक ढांचे का वास्तविक क्रियान्वयन, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, खासकर उन स्थितियों में जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों? ये तो टकराव का बिंदु बन सकता है। बिल्कुल। तो राज्यपाल की जो संवैधानिक भूमिका है, अनुच्छेद 154 के तहत राज्य के प्रमुख, और उनकी जो राजनीतिक वास्तविकता है, केंद्र के प्रतिनिधि होने की, इसके बीच का तनाव या संतुलन वो व्यवहार में कैसे काम करता है? संविधान का जो कागज पर लिखा शब्द है और जमीन पर जो उसकी राजनीति है, उनके बीच का रिश्ता हमेशा सीधा नहीं होता। तो ये सोचने वाली बात है कि अनुच्छेद 154 द्वारा स्थापित ये जो औपचारिक संतुलन है, वो वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों में कितना प्रभावी रहता है और कैसे आकार लेता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर यकीनन सोचा जा सकता है। और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि अनुच्छेद 154 और राज्य की कार्यकारी शक्ति की इस बारीक समझ ने आपके ज्ञान में कुछ इजाफा किया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।